हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये जो अभी प्रेस नोट आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये प्रेस नोट नहीं बल्कि एक काला फरमान है, काला कानून है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नियमावली 2023 जो बना था उसमें भी और इससे पहले जो नियमावली 2020 था उसमें भी बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने के लिए बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य था। लेकिन बिहार सरकार ने आज इस नियम को हटाते हुए जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने की योग्यता थी, इसको ख़त्म कर दिया है। इसको ख़त्म होने के क्या-क्या परिणाम होंगे, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आप लोग के सामने उपलब्ध हुए हैं और बहुत विस्तार से इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार परिणाम क्या होगा इसका। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर आपको परिणाम इसका जाँचना हो कि परिणाम क्या होगा कि बिहार राज्य का अस्थायी निवासी अगर हट गया है, तो इसका सर्वप्रथम परिणाम आपको दिखेगा कि यहाँ आप लोग को फॉर्म भरा रहा है अपीयरिंग में। आप लोग को ये पता है कि जिन्होंने बीएड या डीएलएड अभी तक नहीं किया है, सेकेंड ईयर में है, वो लोग तो फॉर्म भर ही रहे हैं, ठीक है। उनके साथ साथ जो लोग इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है और 20 अगस्त को सीटेट का एग्ज़ाम जो लोग देने वाले हैं, ये लोग भी फॉर्म भरेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि आप देखते हैं कि किसी भी बार जब पूरे देश में एग्ज़ाम होता है सीटेट का, तो 16 से 20 लाख लोग सीटेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं। मान के चलते हैं कम से कम भी लीजिएगा तो 16 लाख लोग देश में पूरे सीटेट के एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो मेरे भाई, जब अपीयरिंग में आपको फॉर्म भरने का मौका मिल गया तो ये 16 के 16 लाख लोग एलिजिबल हो गए बिहार के फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो पहले कि बिहार के शिक्षक भर्ती में केवल बिहार के लोग थे और मुश्किल से वो लोग अगर बिहार में पुराने जितने नियोजित शिक्षक थे उनको भी मिला लें, बिहार के जितने भी नए अभ्यर्थी थे उनको भी मिला लें, तो एक अंदाज़ा था कि 5 से 7 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। एक अंदाज़ा था, रफ अंदाज़ा। अब क्या हो जाएगा, अब हर एक राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं और सिर्फ फॉर्म पहले से जो सीटेट पास है वही नहीं भर सकते हैं, जिन्होंने बीएड में नाम लिखवाया हुआ है वो भी, जो लोग अभी बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी, जो लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी, सब लोग जो फॉर्म भर सकते हैं। तब आपको लगता है कि इस बहाली में कम से कम भी अगर फॉर्म भरा जाएगा तो एक अनुमान है कि 16 से 20 लाख तक फॉर्म जा सकता है, ठीक है। कम से कम 16 से 20 लाख तक फॉर्म जाने की संभावना रहेगी इस एग्ज़ाम में। और इसका परिणाम क्या होगा ये भी देख लीजिए। देखिए, अन्य राज्यों में क्या नियम है कि वहाँ पे कई राज्यों में, हम कुछ राज्यों का एग्जाम्पल लेके समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम 2 राज्यों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं फिलहाल, एक है उड़ीसा, एक है पंजाब। उड़ीसा और पंजाब में ये लोग क्या करते हैं कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो यहाँ एक लैंग्वेज का जो पेपर होता है, जो आप लोग को भी लैंग्वेज का पेपर देना है, तो उड़ीसा में लैंग्वेज का पेपर उड़िया भाषा में होता है। अब स्वाभाविक बात है कि अन्य राज्य से लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो उड़िया भाषा का एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उड़िया उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो फॉर्म भी नहीं भरते हैं। इसी तरह से पंजाब में पंजाबी आना चाहिए। बिहार में तो ये सिस्टम है ही नहीं, तो बिहार में तो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फॉर्म की संख्या आप देख रहे हैं कि बढ़ गई, और फॉर्म की संख्या जैसे ही बढ़ी तो कंपटीशन भी बढ़ गया। अब कुछ लोग क्या गलतफहमी कुछ लोगों के मन में हो गई है, इस गलतफहमी को हमारी टीम के सदस्य चंदन जी ने दूर किया है, इसलिए उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई कैटेगरी वाइज बिहार में, इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से आप लोग समझिए कि ईडब्ल्यूएस है, फिर ईबीसी है, ठीक है, फिर बीसी है, फिर इसी तरह से एससी है, फिर एसटी है। बहुत अच्छे से समझिए यहाँ पर। और फिर यहाँ पर जनरल सीट है। तो कुछ लोग का कहना है कि जो रिजर्वेशन वाले सीट हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले सीट हैं, ईबीसी के सीट हैं, बीसी के सीट हैं, एससी के सीट है, एसटी के सीट है, इस सीट पर तो अन्य राज्य के लोग नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि रिजर्वेशन का लाभ, आरक्षण का लाभ तो केवल बिहार के लोगों को ही मिलता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर गौर से देखिएगा तब आपको अपना नुकसान समझ में आएगा। कैसे? मान लीजिए मेरे भाई कि कोई लड़का एससी कैटेगरी का था, ठीक है, कोई लड़का या लड़की, मतलब कि कोई छात्र एससी कैटेगरी का है और बहुत टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है कि वो 120 नंबर में, मान के चलिए कि वो जब भी सेट कोई बनाने बैठता है तो उसको 80, 90, 100 इस हिसाब से आता है। और जबकि एससी कैटेगरी का कट ऑफ मात्र रखा गया है, मान के चलते हैं कि 40 नंबर ही रखा गया है। अब क्या है कि एससी कैटेगरी का ये छात्र है, इसको पास होने के लिए केवल 40 नंबर चाहिए था, लेकिन ये एग्ज़ाम में बैठा और एग्ज़ाम में लाया है 90 नंबर, एग्ज़ाम में लाया है। अब स्वाभाविक बात है कि 90 नंबर लाया है तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एससी कैटेगरी का छात्र जनरल के सीट पर चला जाता और बदले में एससी कैटेगरी का एक अन्य छात्र जिसको कम नंबर होता उसको इस सीट पर नौकरी हो जाती।
इस बात को मेरा उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब क्या होगा, अन्य राज्यों में से भी अगर अभ्यर्थी आ गए, कंपटीशन बढ़ गया, तो अब क्या है कि जनरल का सीट सबसे पहले ही खतरा में आ गया। जनरल का सीट का मतलब ये नहीं समझिए कि इसमें केवल जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। ये जनरल का जो सीट है मेरे भाई, इस जनरल के सीट पर ये जितने भी कैटेगरी यहाँ पर आपको टिक किए गए हैं, इसमें से सारे कैटेगरी के लोग, बिहार के लोग पहले आ सकते थे, आराम से इस पर अप्लाई हो सकता था, ठीक है। लेकिन अब क्या समस्या हो गई कि ये जो आपको सीट था, ये सीट जनरल वाला खतरे में आ गया। अब जनरल वाला सीट जो खतरे में आ गया, तो इसका नुकसान एससी कैटेगरी को कैसे हुआ कि पहले जो एससी कैटेगरी से जो लड़का अधिक अंक होने के कारण जनरल में चला जाता, तो एक लड़के को यहाँ पर एससी कैटेगरी में सीट मिल जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये बेचारा लड़का एससी कैटेगरी में रह गया, क्योंकि अब तो जनरल कैटेगरी में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इसका उतना मार्क्स नहीं है कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए। इससे एक एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी को कम नौकरी मिला। इसी तरह से बीसी कैटेगरी में भी यही नियम लागू होगा, ईबीसी में भी यही नियम लागू होगा कि पहले स्वाभाविक बात है, कुछ अच्छे लड़के, अच्छे छात्र हर एक कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं, और यहाँ जो सीट खाली रहता है, बीसी में खाली रहता है, ईबीसी में खाली रहता है, उसमें बीसी या ईबीसी के किसी ऐसे छात्र को नौकरी हो जाती जिनको कम नंबर था। लेकिन अब समस्या होगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है इस नियम का, इसलिए ये नियम हम लोग को पसंद नहीं आया है। सबसे बड़ी समस्या आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाइए। जितना होते गया है अभी तक ये बहाली पूर्णतः हमें लगता है, आप भी सहमत हुई है कि राजनीति से प्रेरित ये बहाली है। और यहाँ पर आप लोग को ही पता होगा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो राजनीतिक मुद्दा बन ही चुका है बहाली। तो इस पर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं, संघ क्या निर्णय लेता है, वही जाने। बाकी नियमावली का विरोध पहले भी हो रहा था, लोग अभी भी करेंगे, और इससे नुकसान और किसी को हो ना हो, बिहार के छात्रों को है। एक और समस्या है मेरे भाई, वो समस्या ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कंपटीशन कैसे बढ़ जाएगा, इस बात को आप समझिए। अन्य राज्यों में क्या होता है कि जैसे कि KVS का एग्जाम हुआ, हाल फिलहाल में जनवरी के महीने में हुआ था। इसके बाद अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में UPTT का एग्जाम होता है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होइएगा, UPTT होता है या उत्तर प्रदेश में सुपर TT होता है। तो आप लोग तो सीटेट पास करके आए हैं, लेकिन UPTT का जो क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा तो वो सुपर TT के क्वेश्चन के लेवल, माफ़ कीजिएगा, UPTT का जो क्वेश्चन का लेवल है वो सीटेट के क्वेश्चन के लेवल से बहुत आगे का क्वेश्चन है। यानी उत्तर प्रदेश के हर छात्र की तैयारी बिहार के छात्रों की तुलना में अच्छी ही होती है। इस बात को आप मानिए, और नहीं मानिएगा तो अब उत्तर प्रदेश के आपके कोई साथी हैं तो उनसे फ़ोन करके 2-4 सवाल थोड़ा आप भी पूछिएगा, थोड़ा उनसे भी पूछिएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा पानी में है, ठीक है। राजस्थान के छात्र, पंजाब के छात्र, हरियाणा के छात्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और भी जो जितने भी राज्य हैं जहाँ से लोग, वैसे तो पूरे देश के लिए ओपन है, 28 राज्य में से कोई भी राज्य के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश में दोनों में छपेंगे, तो इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। केरल से भी लोग फॉर्म भरेंगे, तमिलनाडु से भी फॉर्म भरेंगे, क्या दिक्कत है। और अच्छी बात यह है कि अन्य राज्यों में आजकल शिक्षक भर्ती नाम मात्र की निकल रही है, बिहार में ही एक भर्ती निकली, इतनी बड़ी निकली, इसमें भी पूरे देश के लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ही जानिए कि ये बहाली कहाँ जाने वाली है और क्या होने वाला है इस बहाली का।